नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम के इस मंच पर। दोस्तों, राजनीतिक हलचल तो काफी है और कुछ परिदृश्य ऐसे निकल कर आ रहे हैं कि जहां पर मंत्रिमंडल के ऑलमोस्ट फैसले भी हो चुके हैं। किसको क्या मंत्रिमंडल मिलेगा वो तो खैर बात की बातें, किस किस्म की चीजें वहां से निकल कर आएंगी। लेकिन हाँ, कौन कौन आ रहा है मंत्रिमंडल में अब करीब करीब वो लिस्ट सामने आ ही चुकी है, जिसमें राजनाथ सिंह भी हैं, गडकरी भी हैं, सिंधिया भी हैं, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल। उनको बोल दिया गया है कि आपको शपथ लेनी है। और जिनको फोन आए हैं उनमें से पीयूष गोयल रक्षा खंड से, जितेंद्र सिंह, सर्बानंद सोनोवाल, धर्मेंद्र प्रधान, शिवराज चौहान, एस जयशंकर, जी किशन रेड्डी, किरण रिजिजू, बंडी संजय कुमार। नाम ध्यान रखिएगा, बंडी संजय कुमार का। गिरिराज सिंह, हरदीप पुरी, अर्जुन राम मेघवाल, हर्ष मल्होत्रा, ये दिल्ली से हैं। जितिन प्रसाद, नित्यानंद राय, शोभा करंदालजे कर्नाटक से हैं। अजय टामटा, ललन सिंह बिहार से, जीतन राम मांझी, कुमार स्वामी, रामनाथ ठाकुर, चिराग पासवान, अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी, प्रताप राव जाधव, मोहन नायडू, ये आए हैं, बहुत यंग हैं और आ रहे हैं आंध्र प्रदेश से। पी चंद्रशेखर पेमासानी, ये भी आंध्र से आ रहे हैं। राव इंद्रजीत सिंह, ये गुड़गांव से। मनोहर लाल खट्टर, वो जी हाँ, नई एंट्री है। शांतनु ठाकुर, अश्विनी वैष्णव, मनसुख मांडविया, कृष्णपाल गुर्जर, अन्नपूर्णा देवी, रवनी सिंह बिट्टू। ये रवनी सिंह बिट्टू तो चुनाव हार गए थे एक्चुअली, लेकिन इनको पंजाब से लिया गया। मुझे लगता है कि ये एक इंपॉर्टेंट इंक्लूजन है ये। भागीरथ चौधरी, रामदास अठावले, श्रीपद यशो नायक आ रहे हैं। ये गोवा से हैं। गोवा एक्चुअली, हाँ जी, बिल्कुल गोवा से हैं। और इसके साथ आ रहे हैं आपके प्रहलाद जोशी। इसका मतलब जो पहले एक चर्चाएं थी स्मृति ईरानी को वापस लिया जा रहा है, वो इस लिस्ट में नहीं है। कुछ और प्रोमिनेंट नेम्स भी इसमें से गायब हैं। खैर वो देखेंगे, लेकिन इसमें अनुराग ठाकुर का भी नाम नहीं है। जी 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 जी, काफी नेम मिसिंग है। हो सकता है अभी पहली लिस्ट है तो हो सकता है कि दूसरी लिस्ट में वो आ जाए कई लोग, तो हमें अभी से अनुमान नहीं लगाने चाहिए। लेकिन इसी के साथ ऑपरेशन लोटस की भी शुरुआत हुई है। ऑपरेशन लोटस के अंतर्गत अपनी संख्या को 300 से ऊपर करने और खास तौर से बिना नीतीश और नायडू के बहुमत जुटाने की तैयारी भी पूरी हो चुकी है। जल्दी उसको अंजाम दिया जा सकता है। इसमें 4 मेंबर वाईएसआर कांग्रेस के इस टाइम बहुत बड़े खतरे में है, जिनको शायद मोदी जी के अनुसार हैदराबादी जुबान में नोटा भर भर के, बोरा में भर भर के, टेम्पो में डाल के उनको लाया जाएगा। क्योंकि पहले भी टीडीपी के 4 मेंबर 2019 में इन्होंने खरीद लिए थे। 11 मेंबर वाईएसआर कांग्रेस के दरअसल राज्यसभा में, और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उनको भी ये लेना चाहेंगे साथ में, और उनमें से भी कई लोग आने को तैयार हो जाएंगे। इसके साथ ही हनुमान बेनीवाल दोहरी चाल चल रहे हैं कि मुझे इंडिया गठबंधन बुलाता नहीं है तो मैं नाराज हूं, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन हाँ ना की बात हो रही है, तो ऐसा लगता है कि उनको शायद बोल दिया गया है कि तुमको एक पद मिलेगा, लेकिन हो सकता है कुछ दिन बाद मिले, जो सेकंड लिस्ट आएगी उसके अंदर। बाकी करीब 4 से 5 ऐसे विधायक हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट से हैं, सिक्किम से हैं, मेघालय से 2 हैं, नागालैंड से हैं, और मिजो का एक जो नई पार्टी है उनकी ZPM जो है वहां से। ये बहुत आराम से दे देंगे। तो कहीं ना कहीं अगर 293 में से अगर 30 मेंबर टीडीपी और नीतीश के निकाल भी दें और 2 जनसेना के भी निकाल दें तो 263, और इन सबको मिला के 10 मेंबर हो जाते हैं। तो हमारे हिसाब से जो न्यूज टाइम हमेशा एक बात के ऊपर चलता है कि इस सरकार को कोई खतरा नहीं होगा। दूसरी बात, हमने कभी ये बात सनसनीखेज खबरी नहीं दी है न्यूज टाइम पे कि आज रात को सत्ता पलट जाएगी, ये वहां चला जाएगा, वे वहां चला जाएगा, सुबह इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी। हमने इस किस्म की कोई भी सनसनीखेज खबर बिल्कुल भी दर्शकों के सामने नहीं रखी है, क्योंकि हमें मालूम है कि मिलीजुली सरकारें चलती हैं। अब इसमें गुजराल साहब की हो या फिर देवगौड़ा साहब की, वो भी 1-1 साल चली। सबसे कम जो सरकार चली थी वो अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिन की सरकार थी, लेकिन वो एक अजीब किस्म के एक सारे माहौल थे, उससे हम किसी और को कंपेयर नहीं कर सकते। उसके मुकाबले ये जो सरकार है फिलहाल बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, और मुझे लगता है कि जैसे जैसे दिन आगे निकलते चले जाएंगे शायद उनकी ये स्ट्रेंथ और मजबूत हो सकती है, और कोई एक आधा और व्यक्ति भी या कोई गठबंधन से कोई एक आधा और दल भी टूट कर उनकी ओर जा सकता है। अभी से कहना मुश्किल है, लेकिन संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो बिना नीतीश और नायडू के बहुमत जुटाने की तैयारी बिल्कुल पूरी हो चुकी है। और फिलहाल आज के संदर्भ में मैं 6 महीने 8 महीने बाद की बात नहीं करूंगा, आज के संदर्भ में सरकार स्टेबल नजर आ रही है। बातचीत करने के लिए आलोक भदौरिया जी, सुनील शुक्ला जी और सेंगर साहब, बहुत बहुत आपका स्वागत है। तो पहले मैं आलोक जी आपके पास ही आता हूं। जो हालात है, मैंने सारी लिस्ट भी बताई है, जो नए नाम आ रहे हैं। अगर कोई आगे पीछे नाम मिस्टेक से मैंने गिना हो तो और बात है, लेकिन शाम तक सारी लिस्ट आ जाएगी।
एक चीज जरूर पूछना चाहूंगा, वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्या अमित शाह फिर से गृह मंत्री बनने जा रहे हैं? अगर बनने जा रहे हैं तो फिर उनकी ईडी और सीबीआई की नीति में कोई बदलाव नहीं आएगा, मैं ये जम के कह सकता हूं। और अगर रक्षा, साथ में विदेश और गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय, अगर ये चारों कैबिनेट पद और स्पीकर अगर बीजेपी के पास रहते हैं तो इसका मतलब सारी सत्ता फिर उनके पास ही है और अपने अंगूठे के नीचे सबको दबा कर रखेंगे। आलोक भदौरिया जी। धन्यवाद दिनेश जी। अभी तक जो खबरें मीडिया में चल रही हैं उसमें स्पीकर के पद के बारे में ढंग से जानकारी नहीं आ पा रही है कि किसके पास में रहेगा। चार जो बड़े मंत्रालयों का जो आपने जो जिक्र किया, जैसे गृह है, वित्त है, विदेश है और गृह, विदेश और रक्षा, ये आपने जो चार मंत्रालय का जिक्र किया तो लगभग मोर और लेस मीडिया में इसी तरीके की खबरें हैं कि ये चारों भारतीय जनता पार्टी अपने पास ही रखेगी। इसकी एक वजह भी है, बहुत सारी वजह है। डिफेंस में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होना है, बाइंग बहुत जबरदस्त तरीके से होनी है। हो सकता है कि राफेल की जो सेकंड जो खेप आने वाली है उसका भी मैं समझौते में, मतलब इस कार्यकाल में समझौते होने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि भारत की जो वायुसेना है उसके पास जहाज थोड़े से पुराने पड़ गए हैं, वो खरीदना तो है। ये तो सही है, इस खरीदने में तो कोई गलत नहीं है। और ये बहुत दिनों से केवल वही नहीं, अब तो नौसेना के अलावा वो थल सेना को भी बहुत सारे जहाजों की जरूरत है, ऐसा नहीं है। हालांकि आप थिएटर कमांड बनाएंगे तो उसके बाद कुछ संख्या कम में भी आपका काम चल जाएगा थिएटर कमांड बनाने पे भी, लेकिन तब भी एक बड़ी खरीदारी होनी है। तो रक्षा मंत्रालय तो मुझे पहले से उम्मीद थी कि वो सरकार अपने पास ही रखेगी और विदेश को भी पास ही में रखना है, क्योंकि हमारे जो सेकंड कार्यकाल के मोदी साहब हैं वो थोड़ा सा कोरोना की वजह से सैर थोड़ी सी नहीं कर पाए, देशाटन नहीं कर पाए, तो अब तो मेरे ख्याल से मौका है। तो ये सब तो रहना ही था। अब सवाल ये है कि अमित शाह और गृह मंत्रालय, ये एक बड़ा सवाल है और मुझे लग रहा है कि इसमें पेच है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ज्यादा समझने की जरूरत इसलिए नहीं होगी क्योंकि बिहार और आंध्र प्रदेश दोनों लोगों को स्पेशल स्टेटस की जरूरत है, राज्य के लिए बड़े एक आर्थिक पैकेज की जरूरत है, और वो मुझे लग रहा है कि इन दोनों की प्रमुख मांगे तो ये पूरी हो ही जाएंगी, इस कार्यकाल में तो हो ही जाएंगे। अब सवाल है कि गठबंधन की राजनीति क्या होगा। अब गठबंधन की राजनीति में देखिए कुछ चीजें तो परतें धीरे धीरे उभरने लगी हैं। अब ये मेरे को नहीं पता कि वो मीडिया के खपत के लिए है या वास्तव में है। उदाहरण के तौर पर जदयू के केसी त्यागी का कहना कि अग्निवीर की समीक्षा होगी। हालांकि राजनाथ सिंह भी अपने चुनाव प्रचार के दौरान कह चुके थे कि अगर जरूरत पड़ी तो कर सकते हैं, लेकिन एक गठबंधन सहयोगी का ये कहना कि अग्निवीर की समीक्षा होगी, ये एक बड़ा है। और दूसरा ये है चंद्रबाबू नायडू के बेटे जो नाड़ा नायडू है, उनका कहना है कि पेगासस के मामले की भी जांच होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि एक पेंडोरा बॉक्स तो खुलने वाला है। और तीसरा जो एक बड़ा जो आयाम लेने जा रहा है वो कांग्रेस का लेने जा रहा है कि अगर राहुल गांधी ने जिस तरीके से शेयर मार्केट के घोटाले का जो सवाल उठाया है और इस पे जो संसदीय समिति की जो मांग की गई है, ये जो समिति की मांग है ये वास्तव में बेचैनी पैदा करने वाली है सत्ता के लिए। जो भी इस समय जो दूसरा कार्यकाल था या जो तीसरा कार्यकाल जो चालू हो रहा है, इसके लिए ये बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है कि अगर संसदीय समिति स्थापित होती है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, पिछले कार्यकाल में कोई समिति नहीं बनने दी गई, तो क्या इस बार भी ऐसा हो पाएगा? मुझे नहीं लगता। आपने जो कहा है ऑपरेशन लोटस, तो ऑपरेशन लोटस के लिए आप ये मुझे समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी, अभी हम लोग नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री होने वाले हैं 7:15 बजे, तो इससे पहले जो विधानसभा में जब वो भारतीय जनता पार्टी को जब येन केन पकारे चोर दरवाजे से सत्ता दिला देते हैं, उदाहरण के तौर पर आप उत्तराखंड ले लीजिए, अरुणाचल ले लीजिए, आप गोवा ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, तो इस तरीके से आप देखिए कि वो जब वो सत्ता परिवर्तन जब राज्यों के लिए जब वो करवा लेते हैं, राजस्थान बेचारा बच गया था, वहां भी खूब कोशिशें हुई थी, तो लगभग करीब 7 राज्यों में इन्होंने, महाराष्ट्र को भी नहीं भूलना चाहिए जो रात में शपथ दिलाई गई थी, तो ये लगभग करीब 7 संख्या होती है ऐसे राज्यों की। जब ऐसे राज्यों को में जब वो अपने को भारतीय जनता पार्टी को जब सत्ता में देखना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो खुद अपने को कितना मजबूती देंगे, इसका तो मेरे ख्याल से बहुत ही अंदाज लगाया जा सकता है। इसलिए आपका शीर्षक मेरे को बहुत सटीक लगता है। तो जब अपने को मजबूती देने की बात है तो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।
एक चीज है जो मेरे को नहीं समझ में आई, क्योंकि दिनेश जी आप चूंकि आर्थिक के मामलों के बहुत जानकार हैं। शेयर मार्केट में 2700 करोड़ का घोटाला है जिस पर राहुल गांधी संसदीय समिति की मांग कर रहे हैं। एक कॉर्पोरेट ग्रुप को 3 लाख करोड़ से ज्यादा का फायदा हुआ था, और दूसरे दिन जब शेयर मार्केट गिरा था तो उसको 2 लाख करोड़ का नुकसान हुआ था। 1 लाख करोड़ का तो फायदा तब भी है। आप सोच रहे हैं, मैं भी इस बात का कायल हूं कि ये जो गठबंधन है, लेकिन निवेश है, निवेश बहुत बड़ा मुद्दा है। राहुल गांधी की जब न्याय यात्रा चल रही थी तभी राजस्थान में निवेश हुआ था, अदानी साहब का निवेश था, पश्चिम बंगाल में निवेश हुआ था। तो जब ये 1 लाख करोड़ जब एक्स्ट्रा आ गए हैं, अचानक से एक दिन में आ गए हैं, तो क्या आपको लगता नहीं कि आंध्र प्रदेश में और बिहार में वो निवेश आ जाएगा? क्या आपको वो बिहार की वो सभा नहीं याद है जिस समय जो पुराना जब चुनाव हुआ था उसमें ये पूछ रहे थे हमारे प्रधानमंत्री जी, तत्कालीन तो नहीं बोलना चाहिए, उस समय भी प्रधानमंत्री थे, उस समय पूछ नहीं रहे थे कि बिहार आपको कितना पैकेज चाहिए, इतने करोड़, इतने करोड़, इतने करोड़, मंच से था वो मेरे ख्याल से लोग भूले नहीं होंगे बिहार के, शायद इशारों में नीतीश बाबू इसकी याद भी दिला रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि गठबंधन की राजनीति अपनी जगह, सरकार के गिरने उड़ने पे मैं नहीं मानता कि सरकार गिरने जा रही है, क्योंकि एक बात है कि अगर आपके पास में कॉर्पोरेट है, अगर आपके पास में बहुमत आपने इकट्ठा, भैया बहुमत आ गया, अब कैसे भी आ गया अभी सत्ता के लिए, तो ये बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चाणक्य भी कहते थे कि राजनीति में साम दाम दंड भेद सब चलता है। तो सवाल है कि वो सारी चीजें अगर अपने को मजबूत करते हैं, पुनर्स्थापित करते हैं ज्यादा। अब सवाल यह है कि स्पीकर का पद किसके पास में होता है, ये जब तक नहीं खुलेगा तब तक मुझे नहीं लगता कि सरकार किस तरीके से चलेगी। क्या ये गठबंधन के दोनों सहयोगी क्या उतने असरदार होंगे? अगर स्पीकर का पद भी अगर सरकार के पास ही में रहता है तो आप ये याद कर रखिए, संसद की कार्रवाई से राहुल गांधी का पिछले कार्यकाल में से निकाल देना, भाषण अदानी के जो बारे में हुआ था, बोलने ना देना, अपोजिशन को नहीं करना, 150 सांसदों को निलंबित कर देना, क्या उसकी पुनरावृत्ति होगी? ये सारा भेद खुलेगा, जरा 1 आध महीने निकल जाने दीजिए, उसके बाद ही सब कुछ हो पाएगा कि कितने दबाव में है सरकार। इसकी एक वानगी कल से दिखनी चालू हो जाएगी। सुनील शुक्ला जी।